भारत के अब तक के 5 सबसे अच्छे वित्त मंत्री कौन रहे हैं? आइए जानते इस वीडियो में आखिर कौन है नंबर 1। नंबर 5 से शुरू करते हैं और इस पायदान पर आते हैं मोरारजी देसाई जी। इनका नाम इस लिस्ट में क्यों है? भाई, इनके पास एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना आज के ज़माने के किसी भी नेता के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। इन्होंने भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा यानी पूरे 10 बार बजट पेश किया। मोरारजी देसाई जी अनुशासन के इतने पक्के थे कि उनके सामने बड़े बड़े सरकारी अफसरों के पसीने छूट जाते थे। आज के दौर में जब नेता लोक लुभावन वादे करके जनता को फ्री की रेबड़ियां बांटने में लगे रहते हैं, मोरारजी देसाई जी राजकोषीय अनुशासन यानी फिस्कल डिसिप्लिन के बड़े पहरेदार थे। उनका सीधा फंडा था, जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। जब 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो देश की आर्थिक हालत एकदम पतली हो गई थी। ऊपर से देश में भयंकर सूखा पड़ रहा था। ऐसी मुश्किल दौर में उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बिखरने से संभाला। उन्होंने गोल्ड कंट्रोल एक्ट जैसा बड़ा कानून लाकर सोने के अवैध व्यापार की कमर तोड़ दी थी। हालांकि इस फैसले ने उन्हें देश के सुनारों का परमानेंट दुश्मन बना दिया था। राजनीति में भले ही उनकी अपनी ही पार्टी के लोगों से उनकी खटपट चलती रही हो, लेकिन जब बात देश के खजाने की तिजोरी पर ताला लगाने की आती थी तो मोरारजी देसाई जी से बेहतर कोई चौकीदार नहीं था। उन्होंने देश के पैसे को फालतू की सरकारी योजनाओं में बहाने से रोका और संकट के समय भारत को अपने पैरों पर खड़े होने की राह दिखाई। कड़े और कड़वे फैसले लेने की इसी गजब की काबिलियत की वजह से मोरारजी देसाई जी इस हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर जगह बनाते हैं। मोरारजी देसाई तो पुरानी स्कूल के बेहद सख्त मास्टर थे, जो फिजूल खर्ची देखते ही डंडा उठा लेते थे। लेकिन नंबर 4 पर जो नेता आ रहे हैं, उन्होंने देश में टैक्स सिस्टम की सदियों पुरानी रीतियों को ही जड़ से उखाड़ फेंका। संसद में जब वो खड़े होकर बोलते थे तो विरोधी दल के बड़े बड़े महारथी भी बगलें झाँकने लगते थे। एक ऐसा चेहरा जिसने पूरे देश को टैक्स की एक ही रस्सी में बांध दिया। कौन है वो? चले सस्पेंस खत्म करते हैं और बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पर हैं अरुण जेटली जी। अब इन्हें इस नंबर पर क्यों रखा गया है, इसका सीधा और साफ जवाब है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पूरे भारत में एक देश एक टैक्स लागू करवाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। भारत के इतने सारे राज्यों को, जहां अलग अलग विचारधारा की सरकारें थीं, एक मेज पर लाना और उन्हें इस बात के लिए राजी करना कि वो अपने टैक्स वसूलने के पुराने अधिकार छोड़ दें, यह काम सिर्फ अरुण जेटली जी जैसा माहिर रणनीतिकार ही कर सकता था। सब राज्यों को एक बात पर मनाना ऐसा था जैसे किसी भारतीय शादी में फूफा, मौसा और जीजा सबको एक साथ एक ही तोहफे पर खुश रखना। उन्होंने सबको मनाया, हाथ जोड़े, अपनी गजब की कूटनीति दिखाई और आखिरकार 2017 में जीएसटी लागू करवा कर ही दम लिया। इसे कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी करना। इतना ही नहीं, अरुण जेटली जी ने 92 साल पुरानी उस अंग्रेजों के ज़माने की परंपरा को भी हमेशा के लिए दफन कर दिया, जिसके तहत रेल बजट पेश अलग से होता था। उन्होंने रेल बजट को मुख्य बजट में ही मिला दिया, जिससे देश का समय और सरकारी पैसा दोनों बचने लगे। जब 2016 में नोटबंदी हुई और देश में कैश की भारी किल्लत हो गई, तब अर्थव्यवस्था को बिना क्रैश हुए पटरी पर बनाए रखना अरुण जेटली जी की सूझबूझ का ही नतीजा था। उन्होंने दिवालिया कानून यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाकर उन बड़े बड़े उद्योगपतियों की नींद हराम कर दी, जो बैंकों का हजारों करोड़ रुपया दबाकर बैठ जाते थे और डकार भी नहीं लेते थे। आज 2026 में जो हम रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन देख रहे हैं ना, उसकी असली नींव अरुण जेटली जी ने ही रखी थी। अरुण जेटली जी ने तो देश को कड़े टैक्स सुधारों का कड़वा लेकिन जरूरी काढ़ा पिलाया। लेकिन नंबर 3 पर जो शख्स बैठे हैं, उनका बजट आते ही देश के कॉरपोरेट जगत और मिडिल क्लास की बाँछें खिल गई थी। एक ऐसा नेता जिसने टैक्स की दरें इतनी कम कर दी कि टैक्स चोर भी ईमानदारी का चूल्हा पहनने को मजबूर हो गए। राजनीति के इस चतुर खिलाड़ी के बजट को इतिहास में ड्रीम बजट का तमगा मिला। आइए जानते हैं कौन है वो वीआईपी। नंबर 3 पर कब्जा जमाया है पी चिदम्बरम जी ने। इन्हें इस नंबर पर रखने की सबसे बड़ी वजह है इनका साल 1997 का ड्रीम बजट। उस जमाने में भारत में टैक्स की दरें इतनी ज़्यादा होती थी कि लोग अपनी असली कमाई छुपाने के लिए 100 तरफ के तिगड़म लगाते थे। पी चिदम्बरम जी ने हवा का रुख पहले ही भांप लिया। उन्होंने पर्सनल इनकम टैक्स के अधिकतम रेट को सीधे 40% से घटाकर 30% कर दिया। कॉरपोरेट टैक्स में भी भारी कटौती की। यह देश के इतिहास का सबसे बड़ा जुआ था, लेकिन यह जुआ बिल्कुल सटीक बैठा। टैक्स की दरें कम होते ही लोगों ने खुद आगे बढ़कर टैक्स चुकाया और सरकार की तिजोरी दिन दोगुनी और रात चौगुनी रफ्तार से भरने लगी।
उन्होंने टैक्स सिस्टम को इतना आसान बना दिया कि लोगों को टैक्स देना कोई बोझ नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी लगने लगा। इसके अलावा जब 2008 में पूरी दुनिया में भयानक आर्थिक मंदी आई थी, अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े बैंक ताश के पत्तों की तरह डे रहे थे, तब पी चिदम्बरम जी ने भारतीय बाजारों में नकदी का फ्लो बनाए रखा और देश को मंदी के उस खूंखार भेड़िए के जबड़े से बचाकर निकाल लिया। उनके कार्यकाल में भारत ने 9% की धमाकेदार जीडीपी ग्रोथ रेट को छुआ था। भले ही विपक्षी पार्टियां उन पर कई तरह की राजनीतिक तीर चलाती रही हों, लेकिन इस बात से कोई मुकर नहीं सकता कि जब बात इकोनॉमिक ग्रोथ की आती थी तो चिदम्बरम जी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। टैक्स रेट घटाकर जादू दिखाने वाले नंबर 3 के जादूगर के बाद अब हम उस पायदान पर पहुंच चुके हैं जहां मुकाबला बेहद कड़ा है। नंबर 2 पर जो नेता हैं, उन्होंने सिर्फ फाइलों में सुधार नहीं किए बल्कि देश की जमीन पर ऐसी सड़कें बिछवाई कि पूरा भारत आपस में जुड़ गया। जब दुनिया की महाशक्तियों ने भारत पर पाबंदियां लगाकर हमें घुटनों पर लाने की कोशिश की तो इस नेता ने पासा ही पलट दिया। सोचिए कौन हो सकता है ये धाकड़ वित्त मंत्री। नंबर 2 पर विराजमान है यशवंत सिन्हा जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में इन्होंने जो काम किए, उन्होंने 21वीं सदी के भारत की पूरी सूरत ही बदल दी। इन्हें नंबर 2 पर इसलिए रखा गया है क्योंकि इन्होंने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकॉम क्रांति की असली बुनियाद रखी थी। जब 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया ने भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। विदेशी निवेश अचानक रुक गया था। ऐसे माहौल में किसी भी आम वित्त मंत्री के हाथ पांव फूल जाते, लेकिन यशवंत सिन्हा जी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। उन्होंने विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए इंडिया रिसर्जेंस बॉन्ड जारी किए और कुछ ही हफ्तों में अरबों डॉलर जुटाकर विदेशी ताकतों के मुंह पर ताला लगा दिया। उन्होंने देश के चारों कोनों को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज यानी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए पैसे जुटाने का एक अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर ₹1 का सेस लगा दिया। उस समय विपक्ष ने छाती पीटी, खूब हंगामा किया, लेकिन आज जब हम भारत के चमचमाते एक्सप्रेसवे पर 120 की स्पीड से गाड़ी दौड़ाते हैं तो उसका श्रेय यशवंत सिन्हा जी के उसी दूरदर्शी फैसले को जाता है। उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों के लिए फिक्स्ड लाइसेंस फीस की जगह रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल लाया, जिसके बाद भारत में मोबाइल फ़ोन का ऐसा ब्लास्ट हुआ कि आज हर हाथ में इंटरनेट है। और हाँ, अंग्रेज़ों की गुलामी की एक और निशानी को उन्होंने ही मिटाया था। पहले बजट शाम को 5 बजे पेश होता था क्योंकि उस समय लंदन में सुबह होती थी और साहब लोगों की नींद खुलती थी। यशवंत सिन्हा जी ने कहा, अब देश हमारा है तो समय भी हमारा होगा। उन्होंने बजट का टाइम बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया। यशवंत सिन्हा जी ने देश को सड़कों का जाल भी दिया, मोबाइल की रिंगटोन भी दी और अंग्रेजों की गुलामी वाली घड़ी को भी बदल डाला। अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े नाम का जिसके बिना भारत के आर्थिक इतिहास की किताब का पहला पन्ना ही नहीं लिखा जा सकता। एक ऐसा नेता जो स्वभाव में बेहद शांत थे, लेकिन जब उसका कलाम चलता था तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती थी। देश जब कंगाली के कगार पर खड़ा था तब इस शख्स ने डूबती नैया को पार लगाया था। चलिए पर्दा उठाते हैं हमारी नंबर 1 के महानायक से। तो नंबर 1 के सिंहासन पर पूरी शान से बैठे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। इनके नंबर 1 पर होने का कारण कोई एक नीति या एक बजट नहीं है, बल्कि इनका पूरा का पूरा विजन है जिसने भारत को एक नई जिंदगी दी। साल 1991 में भारत के पास सिर्फ इतना विदेशी मुद्रा भंडार बचा था कि हम बामुश्किल 2 हफ्ते का आयात कर सकते थे। देश का सोना विदेशों में गिरवी रखना पड़ा था। भारत डिफॉल्टर होने की कगार पर था। दुनिया हम पर हंस रही थी और हम आर्थिक रूप से पूरी तरह टूटने वाले थे। ऐसे डरावने माहौल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने वित्त मंत्री का पद संभाला। उन्होंने संसद में खड़े होकर विक्टर ह्यूगो की वो मशहूर लाइन कही थी, दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो इस विचार को रोक सके जिसका समय आ चुका हो। और वो विचार था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी LPG। उन्होंने 10 को पुराने लाइसेंस राज के उस राक्षस का अंत कर दिया जिसने भारतीय बिजनेस और इंडस्ट्री को बेड़ियों में जकड़ रखा था। उन्होंने विदेशी कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे खोले जिससे देश में विदेशी निवेश की बाढ़ आ गई। आज जो भारत में बड़ी बड़ी IT कंपनियां, ऑटोमोबाइल फैक्ट्रियां और लाखों करोड़ों नौकरियां दिख रही हैं, वो सब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के उसी एक साहसिक फैसले का नतीजा है। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि एक सच्चा अर्थशास्त्री बिना किसी राजनीतिक ड्रामेबाजी के, बिना जोर जोर से चिल्लाए भी देश की तकदीर बदल सकता है। उन्होंने भारत की डूबती नैया को न सिर्फ पार लगाया बल्कि उसे एक ऐसे एक्सप्रेसवे पर डाल दिया कि आज 2026 में भी भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे खड़ा है। इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बिना किसी शक के भारत के अब तक के सबसे महान और नंबर 1 वित्त मंत्री हैं।